हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th हिंदी के पेपर में गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है कि 12th हिंदी में गद्यांश जो है वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है, आपके हिंदी गद्य से एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक गद्य दे दिया जाएगा, उसके नीचे उसी गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको उनका आंसर लिखना होगा। अभी हम सब कुछ समझेंगे, इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे कि एग्जाम में आपके आएगा तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिगिनर हैं, यानी कि अभी 12th में गए हैं, तो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पैसेज आपको दिया जाएगा, यहाँ तक पैसेज है। इस प्रकार से दे दिया जाएगा किसी चैप्टर से, जैसे आपके हिंदी के गद्य में राष्ट्र का स्वरूप और उसके बाद में अशोक के फूल, ये सब चैप्टर हैं। तो इन सब चैप्टर से दे दिया जाएगा, देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कर है। आपको दे दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर ये पैसेज दिया जाएगा, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, ये समझना है कि किस चैप्टर से, किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन होंगे उनका आपको आंसर लिखना होगा। देखिए इसी पैसेज से संबंधित क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे। फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि जो ये गद्यांश दिया गया है इसके ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये जिन लाइन के नीचे रेखाएं बनी हुई हैं इतना तक, यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। तीसरा क्वेश्चन है अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, ये भी पैसेज में है। ठीक है, चौथा है लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, और पांचवा है स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा पांचों का, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। अब हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में पूरी तरह। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यानी कि संदर्भ लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना होगा, आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोग ऐसे आपको दे दिया गया पैसेज गद्यांश। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये दर्शाना है कि ये मैंने इसी गद्यांश को सॉल्व किया, यानी कि कहते हैं लिख दीजिए, पहले कहते हैं। ठीक है, फिर डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि 2 पैसेज आपको दिए रहेंगे, 2 गद्यांश, एक ही आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में। तो ये तो पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने कौन सा गद्य किया है गद्यांश। तो अब ये लास्ट वाला लिख दीजिए, ही तो है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ही तो है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आपने इसी गद्यांश को किया है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वर्ड लिख दिया, लास्ट वर्ड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि सबसे पहले और आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए एक एक को हम साफ करेंगे। तो पाठ और लेखक का नाम हिंदी में लिखने के लिए एक वर्ड है संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत हम पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पाठ और लेखक का नाम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए हमें लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, प्रस्तुत, साथ में आप लोग लिखते चलिएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी पैसेज आता है तो आपको इसी पैटर्न से संदर्भ लिखना होगा सभी में। ठीक है, सिर्फ आपको चैप्टर अलग देता है तो चैप्टर का नाम दूसरा लिखना है, अगर लेखक का नाम अलग है तो लेखक का नाम अलग लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, के कौन से भाग बताइए, हिंदी गद्य से आता है तो गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार। तो देखिए अब आपको निबंधकार का, यानी कि जिसने इस चैप्टर को लिखा है उस लेखक का आपको नाम लिखना है। तो इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और ये चैप्टर से है अशोक के फूल के। ठीक है, तो लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जी द्वारा लिखित। अब आपको चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम है अशोक के फूल।
क्या नाम है, अशोक के फूल। ठीक है, ये संदर्भ बहुत ही जरूरी है और आपको सभी में लिखना होगा, कोई भी गद्यांश आता है। नामक ललित निबंध, नामक ललित निबंध से अवतरित है। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, से अवतरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये अशोक के फूल चैप्टर से है, क्योंकि आपको पहचानना होगा कि किस चैप्टर से है, तभी आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर अशोक वर्ड दिया गया है तो वैसे ही क्लियर है, लेकिन कहीं कहीं वर्ड नहीं दिया जाता, तब भी आपको अगर चैप्टर पढ़े रहेंगे, आपको पता रहेगा तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए आप चैप्टर्स भी पढ़ते रहें ताकि आप तुरंत पहचान जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो आपका 2 नंबर यहाँ पर ऐसे एग्जामिनर ऐसे देगा। ठीक है, यानी ये क्लियर हो जाएगा ये सब लिखने से। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है क्योंकि हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पांचों का आंसर लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिन लाइनों के नीचे ये रेखाएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने व्याख्या लिख दी है। ठीक है, अब सिर्फ हमें पढ़ना है। यहाँ पर देखिए अपनी भाषा में आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वही आप लिखें। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ फतता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अब इसका आप लोग व्याख्या अपनी भाषा में लिख दीजिए थोड़ा। ठीक है, एडवांस में लिखकर, जैसे मैंने लिखा है, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, या उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसे दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। यानी कि जो ये मानव है, ठीक है, यह संसार जो है बड़ा ही स्वार्थी है, यह उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिससे इसका स्वार्थ सधता है। तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा में इसका अर्थ लिख दीजिए, बस आपको इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप लिमिट में लिखिए, जितना आप लोग लिख पाए उतना लिखिए, लेकिन आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो देखिए अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। यानी कि वो कहते हैं कि संसार बड़ा ही स्वार्थी है, या उन्हीं बातों को याद रखती है जिसे उसका स्वार्थ सधता है। ठीक है, तो स्वार्थ वृत्त को माना गया है, बस इतना लिख दीजिए। तो आप लिखिए अशोक ठीक है को विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है, स्वार्थ वृत्त को। ठीक है, तो लिख दीजिए स्वार्थ वृत्त ठीक है को माना गया है। तो सिंपल है, अशोक को विस्मित करने का आधार किसे माना गया है, अशोक को विस्मित करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। यानी कि लेखक ने दुनिया के बारे में किस तरह का व्यवहार बताया है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका देखिए आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, बाकी को फेंक कर
आगे बढ़ जाती है, जाती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के बारे में बताया है कि दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर यह आगे बढ़ जाती है। 2 नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है। तो 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। ये स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो ये भी सिंपल है। देखिए सारे संसार को, पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया, तो बहुत सिंपल आंसर है, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, तो क्या कहा है, लेखक ने सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी 2 मार्क क्लियर, यानी कि 5 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के, हमने 10 मार्क क्लियर कर लिए। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया कि गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि हिंदी गद्य से होगा, लेकिन ये पद्यांश है जो कि हिंदी पद्य पे होगा। जैसे आपके पवन दूती का चैप्टर हैं और भी चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर से ये पूछे जाएंगे। तो देखिए ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक पद्यांश मैं आपको एक लेकर बता रहा हूं, जो कि पद्यांश आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये है आपका पद्यांश। देखिए कुछ इस प्रकार से पद्यांश रहेगा। देखिए यहाँ पर, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह पे बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, यहाँ तक ये आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश दिया गया है। अब आपसे कहा क्या जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं, जो कि इसी पद्यांश से संबंधित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इस पद्यांश में ये जो 2 लाइन है, इनके नीचे जो रेखाएं हैं, ठीक है, आपको दिख रही होंगी, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। ठीक है, इसके लिए 2 नंबर, देखिए इसके लिए 2 नंबर और इसके लिए 2 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो इसको भी 2 नंबर। चौथा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए, 2 नंबर। और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, 2 नंबर। यानी कि एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे उसी पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो फाइनली आपका कितना नंबर हुआ, 10 नंबर। ठीक है, तो देखिए मैं इस वीडियो में यही सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पद्यांश हमें ये दिया गया है, तो जब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, जब आप कीजिएगा, तो पहले क्या करिए, मेरे प्यारे लिख दीजिए आगे। ठीक है, मेरे प्यारे, यानी कि इस पद्यांश का फर्स्ट वर्ड, जो आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं उसका फर्स्ट वर्ड लिख दीजिए। उसके बाद में इसका लास्ट वर्ड, देखिए बावली हो रही हूँ। ठीक है, तो आप लिख दीजिए हो रही हूँ, हो रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप लोग सोचेंगे ये लिखने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए इसको अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसी पद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि आपके पास 2 पद्यांश रहेंगे, सिर्फ आपको एक करना होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे पहचानेगा, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसका अर्थ देख लीजिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज पे नेत्र वाले, यहाँ पर राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी को याद करके कहती हैं कि राधिका पवन दूतिका से कहती हैं अपनी विरह बिथा का वर्णन करते हुए। ठीक है, उनसे जो बिछड़ गई हैं उसका वर्णन करते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि मेरे प्यारे नए मेघों जैसी शोभा वाले और कंज पे नेत्र वाले, यानी कि कमल जैसी, ठीक है, नेत्र वाले, समझ में आया, कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, यानी कि वो मधुबन चले गए हैं। ठीक है, यानी कि वो मथुरा चले गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी पवन दूतिका से कहती हैं, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं श्री कृष्ण जी को याद करते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो उनकी विरह विथा का वर्णन करते हुए कहती हैं राधिका जी कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है। तो सिर्फ इतने का आपको अर्थ लिखना है, लेकिन आगे और भी 2 लाइनें हैं, उसको भी समझ लीजिए। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, यानी कि उनके
विरह से, यानी कि उनके बिछड़ने से मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि वो पवन से कहती हैं, वायु, पवन क्या है, वायु है, तो वो पवन से कहती हैं कि जाके मेरी जितनी भी दुख कथा है, व्यथा है, वो श्याम को तू सुना दे, यानी कि श्री कृष्ण जी को सुना दे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों लाइनों का अर्थ लिखना है। तो अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, दो दो नंबर क्लियर करते हैं। फर्स्ट है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। तो आप क्या कीजिए, एक होता है संदर्भ, सभी को पता होगा। संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो संदर्भ के अंतर्गत हम शीर्षक का नाम भी लिख देंगे और जो ये आपके कवि हैं इनका नाम भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है ये समझिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, महाकवि, महाकवि। अब इसके कवि कौन है उनका नाम लिख दीजिए। तो उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसको ब्लैक से लिखिएगा ताकि कवि का नाम क्लियर रहे, उपाध्याय हरिओद। ठीक है, इस जो ये चैप्टर है शीर्षक है इसकी, ये कवि हैं। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित। अब देखिए एक इन्होंने लिखा है प्रिय प्रवास। ठीक है, एक इनका है सबसे बड़ी जो कविता है वो है प्रिय प्रवास। तो इस प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के पद्य भाग, कौन सा भाग है, देखिए पद्यांश है तो ये पद्य भाग है। ठीक है, तो पद्य भाग में संकलित, में संकलित। अब आपको शीर्षक का नाम लिखना है। तो शीर्षक है पवन दूतिका, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है पवन दूतिका। तो आप लोग लिखिए ले पवन दूतिका। ठीक है, शीर्षक, शीर्षक से अवतरित है या उद्घृत है, या उद्घृत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्घृत है। यानी कि ये पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। यानी कि आपको कवि का नाम और इस शीर्षक का नाम लिख देना है, संदर्भ आपका हो जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं शीर्षक कवि का नाम। ठीक है, शीर्षक का नाम लिख दीजिए, कवि का नाम लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, लिखा है दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा क्लियर हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो दो ये लाइनें हैं इनके नीचे जो दो रेखाएं हैं इनकी व्याख्या सिर्फ आपको लिखनी है अपनी भाषा में। तो मेरे प्यारे नवजलद से कंज फे नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका रेखांकित अंश है उसकी सिर्फ आपको व्याख्या कर देनी है, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है समझिए। तीसरा क्वेश्चन है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। देखिए 2 नंबर बहुत ही इजी है, किसके द्वारा भिजवाती हैं बताइए। तो यहाँ पर लिखिए राधा पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका के द्वारा, ठीक है, द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, संदेश या अपना संदेश भिजवाती हैं, संदेश भिजवाती हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 4th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए क्या है,
कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, इसको आपको उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण के संदेश, तो देखिए कृष्ण आकाश में छाए, आकाश में छाए नवीन मेघों के, ठीक है, नवीन मेघों के समान रूप, समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है, उनके नेत्र कमल के समान हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा था कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो देखिए सौंदर्य, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। देखिए मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो किस तरह के हैं, वो आकाश में छाए मेघों के समान रूप वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनके सौंदर्य को बताना है आपको, तो वो क्या है, आकाश में समाये, आकाश में छाए नवीन मेघों के समान, नवीन का मतलब नए मेघों के समान है, तथा उनके नेत्र कमल के समान है। ठीक है, कंज से नेत्र वाले, यानी कि कमल के समान उनके नेत्र हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 5th है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी कि राधा की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5th का, इस प्रकार से आपको लिखना है 5th। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो आप लोग लिख दीजिए राधा श्री कृष्ण की, राधा आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है, दूर दूर लिखना है, और जो यहाँ पर मैंने गिनती में 4 लिख दिया है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से 4 लिखना है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो राधा श्री कृष्ण के विरह में, के विरह में रो रो कर, रो रो कर पागल हो रही हैं, हो रही हैं। ठीक है, हो रही हैं। तो क्या कहा गया था कि राधा जी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको बताया कि राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं, यानी कि उनके जाने से वो रो रो कर पागल हो रही हैं। ठीक है, तो यही उनकी मनोदशा है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपका फर्स्ट आंसर देना है, सेकंड लिखना है। ठीक है, थर्ड के स्थान पर थर्ड लिखना है, 4th के स्थान पर 4 लिखना है, 5 के स्थान पर 5, इस प्रकार से। ठीक है, आपको गिनती में नहीं लिखना है, जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हिंदी का पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं।